स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ओमनिश डोमेन। इस वीडियो में आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी और कोई भी अपडेट आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो बेसिकली मॉक टेस्ट पर है कि मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से देना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए और किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए मॉक टेस्ट देने के टाइम पर। और कुछ लोग जो होते हैं वो मॉक टेस्ट सही तरीके से नहीं देते हैं और उनका काफ़ी नॉलेज होने के बावजूद भी वो अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं मेन एग्ज़ाम में। तो वो मेन एग्ज़ाम जब देते हैं तो काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा परसेंटेज कवर करता है आपके प्रिपरेशन का। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। और मैं लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपको स्कोर काफ़ी बूस्ट करेगा, जिससे आपको काफ़ी स्कोर आपका इम्प्रूव होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि तभी आपको इस वीडियो का पूरा कंटेंट आपको मिल पाएगा। तो मॉक टेस्ट देने के टाइम पर आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो वो पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स ये है कि आपको रिलेवेंट टेस्ट देना है। रिलेवेंट टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपका जो टेस्ट का लेवल है वो ना ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए। मेन जो हमारा जेईई मेंस का पेपर होता है उसके कंपैरिजन में। उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप ज़्यादा हाई लेवल का पेपर दीजिएगा तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा और उससे आपको काफ़ी डिमोटिवेट हो जाइएगा। और अगर आप काफ़ी लो लेवल का पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आप अच्छा स्कोर तो कर लीजिएगा, लेकिन जब आप मेन पेपर देने जाइएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको उस लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व किए नहीं रहेंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो रेलेवेंट टेस्ट दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब टेस्ट देते हैं तो उसका टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको डे आवर में ही टेस्ट देना है। आपको रात में टेस्ट नहीं देना है और ना ही ज़्यादा सुबह में टेस्ट देना है। मेन आपको 9 से आप 12 के बीच में दीजिए, या फिर अगर आपको शाम में देना है तो 2 से 5 के बीच में दीजिए। जो हमारा मेन टाइम होता है इसी टाइम में आपको दीजिए टेस्ट, ताकि आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल सके। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो टेस्ट देना है वो सिंगल लॉट में देना है। कहने का सेंस ये है कि आपको ये नहीं करना है कि आप 1.5 घंटे का टेस्ट देने बैठे, 1.5 घंटे का टेस्ट दे दिए, फिर आपको मन नहीं कर रहा है तो आप टेस्ट को पॉज कर दिए और फिर कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ को रिज्यूम करके फिर आप 1.5 घंटा कंप्लीट करके उस टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 3 घंटा का टेस्ट है तो आपको 3 घंटा कंप्लीटली बैठना है और कंप्लीटली उसको सॉल्व करके ही उठना है, उससे पहले नहीं उठना है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांट रहा हूँ, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ग्रुप बी जो हैं वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ग्रुप सी जो हैं जिनका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रुप ए, जो ग्रुप सी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा टेस्ट अभी नहीं देना है। उनको ध्यान देना चाहिए अपने सिलेबस कंप्लीसन पर। उनको जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और टेस्ट देने का मन है तो 2 वीक में गैप दे करके आप टेस्ट दीजिए। 2 वीक का कम से कम गैप दीजिए टेस्ट देने के लिए। और जो ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है कि उनको 1 वीक में 1 टेस्ट देना है और पैरेलली उनको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करते रहना है। और ग्रुप ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 2 या 3 दिन का गैप दे करके 1 टेस्ट डेली दें, क्योंकि उन्हें अब सिलेबस उनका लगभग कंप्लीट हो चुका है और उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो भी एक अच्छा पॉइंट है। आपको टेस्ट देने के बाद तुरंत टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना है। कुछ टाइम्स के लिए आपको ब्रेक ले लेना है, उसमें आपको कुछ लंच वगैरह करना है तो लंच कर लीजिए। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कुछ लंच करके आप कुछ टाइम के लिए आप लेट जाइए, नैप ले लीजिए, हेड डाउन कर लीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो काफ़ी रिफ़्रेश हो जाए। और क्योंकि आप तुरंत एनालिसिस करने बैठिएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। अब जो पार्ट आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ स्कोर देख करके उसको बिल्कुल भी लीव कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती होता है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास नॉलेज होने के बावजूद वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब उनको क्या करना चाहिए, टेस्ट देने के बाद उनको
अच्छी तरीके से टेस्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट देने का। उसमें आप क्या गलती किए हैं, किस वजह से आपका टेस्ट उतना मार्क्स कम आया है, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होता है और उस चीज़ को आपको नोट भी करना पड़ता है कि आप कौन से चीज़ को मिस्टेक किए हैं और आगे चल करके उस चीज़ को मिस्टेक नहीं करें। तो एनालिसिस करने का सही तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो आप उसको चीज़ को बिना सॉल्यूशन देखे फिर से ट्राई कीजिए बनाने का। अगर वो बन जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बन पाता है तब उसको आप नोट्स से अपना देखिए कि नोट्स अगर आप पढ़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। और अगर सॉल्व हो जाता है तो आप ये देखिए कि आप उस एग्ज़ाम टाइमिंग में क्या आपसे प्रॉब्लम हो रहा था कि आप उस चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, और ट्राई कीजिए कि उस चीज़ को आप दोबारा वो गलती ना करें। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप चीज़ को नोट बना करके लिखिए कि आप उस चीज़ को किस वजह से उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए थे उस क्वेश्चन को, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम ना आए। और फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, आप अपना नोट्स पढ़ करके भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं बन रहा है, तो उस समय आप क्या कीजिए कि उसका सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद आप उस चीज़ को अपने नोट एक डायरी मेंटेन कीजिए और उस डायरी में आप उस क्वेश्चन को लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए, और आप उसको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहिए उसी डायरी को। और फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको उस चैप्टर में आप काफ़ी वीक हैं, उस चैप्टर को आप हो सके और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप उस क्वेश्चन को काफ़ी सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए जिसमें आप वैसे क्वेश्चंस को लिखिएगा जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए, उस क्वेश्चन से आपको कोई कॉन्सेप्ट मिला हो, या फिर आपको वो क्वेश्चन जो है आप चाहते हैं कि मैं इसको बार बार देखूं या उस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार देखते रहूं या फार्मूला देखते रहूं, तो उस सभी चीज़ को आप उस डायरी में मेंटेन कीजिए। और आपको जब भी टाइम मिलता है या फिर कभी भी कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप उस डायरी ही को एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका टाइम जो है उसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो पाए। और ये तो यही है, आपको इस पैटर्न से आप टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होने वाला है आपको। मैं खुद ऐसे ही अपना टेस्ट सीरीज़ दिया हूँ और मेरा काफ़ी नंबर इम्प्रूव हुआ है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए, 100% आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। इनिशियली आपका मार्क्स नहीं इम्प्रूव होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहला टेस्ट दिए और आप पहला ही टेस्ट में आपका काफ़ी नंबर इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा और आपका नंबर लेकिन इम्प्रूव होगा। 2-3 टेस्ट दीजिएगा तो आपको खुद भी पता चलेगा कि नहीं मैं अच्छी तरीके से टेस्ट दे रहा हूँ और उसमें आपको काफ़ी नंबर इम्प्रूव हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका नंबर इम्प्रूव हुआ है, कितना इम्प्रूव हुआ, कैसे इम्प्रूव हुआ, ये ज़रूर बताइए आपको। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और भी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।